हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस सॉल्यूशंस पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स टॉप 15 रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5। दोस्तों, इसके पार्ट 4 मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे, सो आप चाहे तो उन्हें नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एम द्रव्यमान के कण को r त्रिज्या वाले सर्कुलर पाथ में एक समान चाल से चलाने के लिए आवश्यक बल। तो दोस्तों, उसे अभिकेंद्री बल बोलते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से 2-3 कॉन्सेप्ट और क्लियर रखने, जैसे एक समान चाल से वृत्तीय गति में अगर हम चलेंगे तो हमारी चाल क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। चाल और गतिज ऊर्जा ये हमारी वृत्तीय गति में कांस्टेंट रहती हैं। और अगर हम बात करें कि अभिकेंद्री बल के फॉर्मूले की, तो इस पर बेस्ड एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। एक फार्मूला होता है इसका mv²/r और दूसरा फार्मूला होता है mr⍵²। ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग को शो करता है। तो दोस्तों, आप ये फॉर्मूले जरूर याद रख लिए। आप क्वेश्चन को सीख रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। आप क्वेश्चन के साथ जो उसके साइड के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको जरूर सीखें, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। तो दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक मनुष्य स्थिर लिफ्ट में आवर्तकाल टी मापता है। लिफ्ट ऊपर की ओर g/4 त्वरण से जाती है, तो नया आवर्तकाल क्या होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं। आपने एग्जाम दिया होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का, टी बराबर होता है 2π√L/g। अगर लिफ्ट यहाँ से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर हमारा लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाए और अगर हमारी लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जाए, तो यहाँ से 2 फॉर्मूला निकल के आते हैं। टी बराबर 2π√L, और यहाँ से हमारा g-a हो जाता है और g+a हो जाता है जब हमारा ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान हो। आप यहाँ से समझ सकते हैं 2 फार्मूले आपको यहाँ से क्लियर रखने हैं। हमारे यहाँ पर बात की जा रही है ऊपर की ओर गतिमान है। हम यहाँ से लगाएंगे टी बराबर 2π√L/g+a। लेकिन यहाँ एक ही जगह कितना है, a बराबर हमारा g/4 त्वरण से जा रही, g/4 यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/√5g। ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, तो 2/√5 गुना हो जाएगा आवर्तकाल। यहाँ से हम ऑप्शन की बात करें तो 2/√5t हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ से बी आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर g/4 रखेंगे तो 4 × 4 = 5, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 2/√5 गुना हो जाएगा पहले वाले आवर्तकाल के। तो दोस्तों, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। अगर आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण y बराबर a sin ωt ए साइन पाई 100t - x सेंटीमीटर में दिया गया है और इसका अधिकतम वेग तथा तरंग दैर्ध्य बताना है। दोस्तों, आपको ऑप्शन शायद कम विजिबल हो, उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा मैनेज करिए। इसमें दिया है, इसमें हम कंपेयर करेंगे y बराबर a sin ωt ± kx से। आप सभी को पता है इससे हम कंपेयर करते हैं। ओमेगा बराबर यहाँ पर अगर हम बात करें, ओमेगा बराबर है हमारा t बराबर यहाँ पर है 100π। अगर ओमेगा की बात करें, ओमेगा अगर देखो ओमेगा टी से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे 100πt से, पाई का अंदर इंटू करा देंगे। हमारा ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, 100π आ जाएगा। और हमारा जो के आ जाएगा, जो हमारा के यहाँ से के निकल के आ जाएगा, के से अगर कंपेयर करेंगे तो के बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा केवल कितना, पाई। अगर हम यहाँ पर बात करें वी मैक्स की, अधिकतम वेग का फॉर्मूला आपको पता होगा ए ओमेगा होता है। कई बार एग्जाम में इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। हमारा ए कितना है, आयाम कितना है, 3 है। 3 गुणे अगर हम बात करेंगे यहाँ से इंटू करेंगे 100π का, तो हमारा आ जाएगा 300π। हमारा 300π आ जाएगा क्या, अधिकतम आयाम। अगर हम आगे बढ़ें, हमारा जो वी मैक्स निकल के आ गया है 100π, सॉरी 300π, 300π हमारा 100π आ गया है। अगर हम बात करें तरंग दैर्ध्य की, तो लेमडा बराबर होता है 2π/k। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लेमडा बराबर, इससे आप डायरेक्ट लेमडा निकाल सकते हैं। तो 2π और के कितना दिया गया है, के हमारा आया था यहाँ से पाई। हमारा पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये हमारा जो यूनिट दी गई है सेंटीमीटर में है, तो हमारी ये सेंटीमीटर में ही आएगी। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो 300π और 2 सेंटीमीटर हमारा आ गया है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपने ज़रा से भी असावधानी की तो ऑप्शन आप बी लगा देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें 2 मीटर दिया है। आपको यूनिट का भी एग्जाम में ध्यान रखना है।
आपकी एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम देने में जो पहली आपकी सावधानी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन जो आता होगा उससे आप गलत नहीं कर सकते। तो आगे बात करें ससंजक बल। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना है, ससंजक बल होता है जो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगी और विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल बोलते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, सौर नियतांक का विमेय सूत्र लास्ट ईयर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा mt⁻³ अगर बात करें mt⁻², दोस्तों ये दाब का होता है, प्रतिबल का होता है। सो हमारा ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 86 दिया है, बिजली की मोटर उठाने वाले बिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, 2 मीटर पर सेकंड की दर से लपेटती है, तो मोटर की शक्ति बताना है। हमारा जो P बराबर होता है W/T, हमने पढ़ा होगा, कार्य करने की क्षमता को हमारी शक्ति कहते हैं। और W बराबर होता है दोस्तों हमारा होता है mg। W बराबर हमारा mg ना करें, हम यहाँ पर कर दें FD। W बराबर हम कर दें यहाँ से F × D/T। यहाँ पर तनाव कितना है, तनाव हमारा 4500 न्यूटन है, तो हमारा बल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और D यहाँ पर देख रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा T तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर हो रहा है, तो 45 दूना 2 9000 आ जाएगा। लेकिन ये 9000 हमारा क्या आएगा, 9000 हमारा वाट में निकलेगा। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर 9000 आप देखेंगे और किलोवाट कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सो हमारा 9000 किलोवाट है, 9 × 10⁻³ वाट आ जाएगा, जो कि हमारा 9 किलोवाट के बराबर होता है। सो आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है कि गलती न कर पाएँ आप। और दूसरी बात है, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, एम ध्रुवीय प्रबलता वाले चुंबक को 4 भागों में काटें तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय चुंबकीय प्रबलता। देखिए आपके काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। आपको ध्यान से 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर ये हमारा चुंबक है, इसको अगर लंबवत काटेंगे तो हमारी जो चुंबकीय प्रबलता है वो हमारी सेम रहेगी। ये हमारी जो चुंबकीय प्रबलता है वो सेम रहेगी। अगर नहीं, सॉरी, यहाँ से अगर हम काटेंगे चुंबकीय प्रबलता हमारी 1/2 आ जाएगी। अगर हम इस चुंबक को ऐसे काटेंगे, समांतर काटेंगे, तब भी हमारी 1/2 आ जाएगी। अगर यहाँ पर बोल रहा है 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में काटेंगे तो हमारी जो चुंबकीय प्रबलता आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी कितनी, m/4। जो पहले m थी 1/4 हो जाएगी। सो हमारी जो पहले m थी बाद में हमारी ध्रुव प्रबलता आ जाएगी m/4। सो आपको ध्यान रखना है, चाहे इसको चुंबक को समांतर काटे, पैरेलल काटे या 4 भागों में काटें, तो हर बार 2-2 हो, आधी होती है। अगर 4 भागों में काटेंगे तो प्रत्येक भाग की कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। सो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर आवर्तकाल की बात करें तो इसमें आवर्तकाल 4 भागों में काटने पर आवर्तकाल भी हमारा 1/2 आ जाएगा। और अगर हम बात करें चुंबकीय आघूर्ण की, मैग्नेटिक जो हमारा डाइपोल होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसका भी 1/2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, सरल आवर्त गति करते हुए आयाम को दोगुना करें तो आवर्तकाल होता है। दोस्तों आवर्तकाल की बात करें, ये आयाम पर निर्भर नहीं करता है। सो ये आयाम पर निर्भर नहीं करेगा, ये रिमेन्स सेम रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 89 दिया है, 2 प्रतिरोध R तथा 2R समांतर क्रम में जोड़े जाएं तथा R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जाओं का मान बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए आप लोगों को ऊष्मा का फॉर्मूला पता होगा, H होता है I² RT। अगर हम यहाँ से बात करें, हमारे पास R तो है लेकिन हमारे पास I नहीं है, क्योंकि T हमारा जो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इस पर हम पहले I निकालें। यहाँ पर दिया है समांतर क्रम में जोड़े जाएँ। समांतर क्रम में मैंने आपको 2 वीडियोस में डिस्कशन किया है। समांतर क्रम में हमारा विभव सेम रहता है। सो अगर हम ओम की नियम की बात करें, V बराबर होता है हमारा IR। अब यहाँ से हम निकालेंगे I, हमारा V हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, I प्रोपोर्शनली हो जाएगा 1/R के। सो यहाँ से I1 I2 अगर निकालेंगे तो 1/R1 1/1/R2 हो जाएगा। वो हमारी R1 R2 हमारा कितना है, 1 और 2 है। सो हमारा 2:1 आ जाएगा, 2 का इंटू करेंगे। सो हमारा I1 I2 आ जाएगा 2:1। सो आपको 2:1 आ गया। अब इसको ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा I1 I2 आ गया है 2:1। सो हमने अभी H बराबर पढ़ा है I² RT। तो हमारा जो I1 I2 आ गया है 2 का स्क्वायर बटे 1। और R1 R2 का रेशियो कितना दिया गया है, 1:2 दिया है, 1:2 दिया गया है। यहाँ से 1 और 2 से 2 कटेगा तो हमारा 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने जरा से असावधानी की कुछ वैल्यूज़ को लेट करने में तो आपको गलती हो सकती है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप सावधानी से करिए, रेशियो वालों को, और देख लीजिए किसका किसका अनुपात पूछा है। यहाँ पर R2R का पूछा है या 2R का पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके वेरिएट होते रहते हैं। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, 2 तरंग A-B जिनकी आवृत्तियाँ 500 हर्ट्ज 1000 हैं, तो उनकी चालों का अंतर बताइए। दोस्तों लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमने पढ़ा है V बराबर N लैम्डा। तो यहाँ पर चालों का अनुपात बताना है, आवृत्तियों को दिया है 500 1000।
सो यहाँ से काटेंगे 1:2 आ जाएगा। ऐसा बच्चे करते हैं और ऑप्शन में भी मिलता है तो सीधा ऑप्शन ए टिक कर देंगे। दोस्तों बिल्कुल गलत मेथड है, ये है ही नहीं। वेग हमारा आवृत्ति पर निर्भर ही नहीं करता, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1:1। अगर चालों की बात करें तो हमारा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। सो आपको ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका रेशियो हो जाएगा 1:1, क्योंकि निर्भर ही नहीं करता तो रेशियो हमारा कितना रहेगा, सेम रहेगा। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन मैंने 91 दिया है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 अंश पर झुके हैं, तो उनके मध्य बने प्रतिबिंबों की कुल संख्या बताइए। दोस्तों सबसे पहले आपको प्रतिबिंबों की कुल संख्या बताने के लिए 360/थीटा आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर 40 है, 40 अगर हम थीटा की जगह रख देंगे 40, तो 4 9 36, 9 आ गया। सो यहाँ से हमारा 9 ही राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए, अगर यहाँ पर 10 आ जाता तब भी हम 1 माइनस करके 9 लिखते हैं। अगर यहाँ पर एक पॉइंट और है, अगर समद्विभाजक की बात करें, किसकी बात करें, समद्विभाजक की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है समद्विभाजक में हमेशा सम संख्या लेंगे। अगर ये समद्विभाजक की बात करता हूँ यहाँ पर हम 8 आंसर आता, लेकिन यहाँ पर समद्विभाजक की बात नहीं है इसलिए 9 आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पर हम काटने पर हमारा 10 आ जाता तब हम 1 माइनस करके 9 करते। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, एक रस्सी अचानक टूट जाती है तो लिफ्ट की सतह द्वारा आरोपित तनाव। अब यहाँ से समझिए, अगर अचानक रस्सी टूटेगी तो हमारा कैसा, जो हमारा गति करेगी वो हमारा फ्री फॉल होगा। सो फ्री फॉल में हमारा जो भार होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, तो हमारा जो तनाव आ जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अगर हमारा बोलता कि ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो तनाव, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से mg वाला आ जाएगा, mg+a। अगर नीचे जाती तो हमारा mg-a आ जाता। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 दिया है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कई बार वेरिएट हो चुका है क्वेश्चन ये वाला। सो a + b = a - b, दोनों अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, a² + b² + 2ab इधर आ जाएगा और 2ab cos थीटा हम सीधा लिख ले रहे हैं। सो a इक्वल टू कर देंगे a² + b² - 2ab cos थीटा। सो दोनों तरफ से ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला -2ab cos थीटा इधर आ जाएगा, तो 4ab cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से cos थीटा भी हमारा कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर 0, और cos थीटा बराबर हमारा 0 थीटा बराबर कितने पर होता है, 90 पर होता है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए 90 डिग्री। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 94 दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक कण 36 से 60 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर गतिज ऊर्जा के से प्रक्षेपित किया जाता है तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकालनी है। सो आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपके प्रक्षेप वाले चैप्टर में आपको कंप्लीट करा रखा है। आप चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन करा रखी है विद कंसेप्ट एंड ट्रिक्स। सो E cos² थीटा होती है, महत्तम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होती है हमारी E cos² थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है, 60 पर है। सो E हो जाएगा, यहाँ पर K दिया है तो आप K कर सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू होती है cos 60 की 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो यहाँ पर K/4 आ जाएगी। हमारा ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर K के टर्म दिया है। सो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, 95 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में जो हमारा कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन है। दोस्तों एक होता है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। अगर पूर्ण प्रत्यास्थ की बात करें तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, दोनों कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। सो हमारा ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। संवेग संरक्षित रहता है, परंतु जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमारी वेरिएट हो जाती है, गतिज ऊर्जा हमारी असंरक्षित रहती है। अगर हम आगे बात करें 96 की, आई होप आप सभी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। आपको किसी प्रकार का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ भी जवाब देता रहूँगा। अब 96 दिया है, किसी सरल आवर्त गति के लिए महत्तम विस्थापन पर त्वरण के लिए सत्य है। दोस्तों अगर महत्तम विस्थापन की बात करें सरल आवर्त गति की, तो महत्तम विस्थापन हमारा जो त्वरण होता है दोस्तों वो हमारा मैक्सिमम होता है, आप सभी को ध्यान होगा। और अगर मिनिमम विस्थापन की बात करें या माध्य स्थिति की बात करें तो हमारा यहाँ पर जो हमारा वेग होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है, और कितना होता है ए ओमेगा। अगर त्वरण मैक्सिमम की बात करें तो हमारा होता है ए ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। महत्तम स्थिति पर हमारा जो त्वरण होता है वो मैक्सिमम होता है, और माध्य स्थिति पर हमारा जो वेग होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, त्वरण हमेशा अधिकतम होता है। अब 97 देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में नेवी डबल के एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन आप देखते ही कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है।
दोस्तों आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, द्रव्यमान केंद्र केवल भीतर ही नहीं होता, क्योंकि काफ़ी बॉडीज़ में हमने देखा है कि द्रव्यमान केंद्र ज़्यादातर भीतर रहता है। सो हम सीधा भीतर वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, जिससे हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। वस्तु के अंदर बाहर और कहीं भी हो सकता है। अब 98 देखते हैं। पृथ्वी तल पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको इसमें से ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज़ करना है। दोस्तों आपको ध्यान होगा, जी हमारा जो ध्रुवों पर होता है वो मैक्सिमम होता है, जी पोल की बात करें, और जी हमारा जो इक्वेटर की बात करें, जो हमारा विषुवत रेखा पर जो हमारा जी होता है वो मिनिमम होता है। अगर हम जी यहाँ से यहाँ बढ़ जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे, तो हमारा जी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं 99 देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सेकंड में देखते ही ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। एक पिंड का संवेग में 0.1% की वृद्धि तथा उसके गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि हो जाए और उसके संवेग में वृद्धि पूछी जाए तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर गतिज ऊर्जा, आपको यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना है, P% इक्वल टू होता है 1/2 K%। अगर हम बात करें 10% से कम की बात करें, अगर हम 10% से कम की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारा आ जाएगा 10% से अधिक, पहले ये वाला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, उसके बाद 10% से अधिक वाली कंडीशन आपको बताऊँगा। फिर यहाँ से देखिए हमारा बोल रहा है के में 0.1% की वृद्धि हो रही है। सो हमारा जो P% होता है हाफ K% हो जाता है। सो इसका आधा कर देंगे तो हमारा 0.05% आ जाएगा। हमारा ऑप्शन की बात करें राइट ऑप्शन की, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करता 10%, मान लो 20% की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर गतिज ऊर्जा में 20% की वृद्धि कर देता और संवेग में प्रतिशत वृद्धि पूछता, तो सीधा सीधा 20 × 2 करते, और जो ये है जो दहाई है इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 2 दूना 4, सो हमारा 44% आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते ही क्लिक कर सकते हैं अगर 10% से अधिक की बात करता। सो आई होप आप सारे क्वेश्चन सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल है। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारा संरक्षी बल है। संरक्षी बल वो बल होते हैं जो मार्ग पर निर्भर नहीं करते, जो मार्ग पर डिपेंड नहीं करते, जो मार्ग पर निर्भर करते हैं उनका होता है दोस्तों असंरक्षी बल। जैसे हमारा जो घर्षण बल है वो हमारा असंरक्षी बल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर रखिए। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने वीडियो को सीखा होगा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट में हेल्प मिली होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर जरूर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।